हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। द टुमारो वॉर दोस्तों रिलीज हो गई है Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर और काफी लोग शायद जानना चाहेंगे किस तरीके की निकली है, क्योंकि इसके अंदर है क्रिस पैट, जिसकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बन गई गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और उसके बाद एवेंजर्स की एंड गेम के बाद। तो दोस्तों आज हमारा मुद्दा ये होगा कि जब कोई इस तरीके की मूवी आती है जिसके अंदर हम फ्यूचर वॉर लड़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो इमोशन जगनी चाहिए, जो आज फियर होना चाहिए, वो फियर इस मूवी के अंदर जगह के नहीं जगह, और उसके बाद अगर जगह तो लोगों ने जो फाइट करी फ्यूचर के लिए वो कितनी अच्छी करी। तो जो इस जॉनर इसका डिस्क्राइब किया गया है Amazon प्राइम वीडियो पे, वो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये एक अमेरिकन मिलिट्री साइंस फिक्शन है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये मिलिट्री साइंस फिक्शन है ही है, बट अगर आप एडेड टाइम ट्रैवल भी डाल दीजिए और एक क्रीचर वाली मूवी भी डाल दीजिए, क्योंकि आपको ज्यादा ये दिखेगा। और इसके अंदर आपको क्रिस पैट दिखेंगे जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं। ये मुझे बाद में पता चला जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, जो कि इस मूवी के अंदर एक फैमिली मैन बने हुए हैं। अब ये मनोज बाजपेयी वाले फैमिली मैन नहीं है, ये यहाँ पर टीचर हैं। और एक दिन ये सोफे पे बैठे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, और टीवी देखते देखते इनका अचानक से जो मैच ये देख रहे होते हैं वो हो जाता है डिसरप्ट, क्योंकि फ्यूचर से कुछ सोल्जर्स आते हैं टाइम ट्रैवल करके, जो कि बोलते हैं कि एक वॉर छिड़ गई है कुछ क्रीचर्स के साथ 30 साल आगे। आज अगर हमने सोल्जर्स 2051 के अंदर नहीं भेजे तो पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और यही बात का जो फियर है वो क्रिस पैट यानी डैन फॉरेस्टर को लग जाता है, और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट को लग जाता है जो ये डिसाइड करते हैं यूएस गवर्नमेंट के अंडर कि हम जाएंगे फ्यूचर के अंदर, टाइम ट्रैवल करके जाएंगे और ये वॉर लड़ेंगे। अब दोस्तों आगे क्या होता है ये आपको तो देखो मूवी के अंदर देखना पड़ेगा, क्योंकि लार्जली आपको ट्रेलर से भी समझ में आ गया होगा कि यहां पर ज्यादातर आपको दिखेगी एक भयंकर मिलिट्री फाइट बिटवीन आर सोल्जर्स टुडे एंड द एलियंस। तो जो एलियंस हैं वो भी थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस देखें। तो हम जो इस मूवी को इवैल्यूएट करेंगे दोस्तों, उसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको किस तरीके से राइट मैसेजिंग दे पाऊं। तो दोस्तों मेरा जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि यहाँ पर किस तरीके की स्टोरी है, इसका क्रक्स क्या निकल के आता है, और ये जो मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टर साहब वो क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्रीचर्स यूज हुए हैं क्या उनमें कुछ नया है देखने के लिए। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है तो उसको कितने अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। वॉर स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मिलिट्री साइंस फिक्शन है, वो कितनी स्ट्रांग है। और फियर फैक्टर जरूरी है किसी भी तरीके से इमोशनल लुक बनाने के लिए कि कल को दुनिया खत्म हो सकती है तो आज कुछ एक्शन ले लो। तो काफी फियर होना चाहिए। जैसे टर्मिनेटर में अगर टर्मिनेटर आ गया और उसने आपको मार दिया तो एक फियर क्रिएट होता है, तो यहां पर भी क्या फियर है और ओवरऑल एक्टिंग किस तरीके की रही। तो दोस्तों पहले शुरू करते हैं कि इस सारी स्टोरी का कल्मिनेशन क्रक्स है क्या। तो इस सारी स्टोरी का जो कल्मिनेशन है, जो क्रिस मैके हमें डिलीवर करना चाहते हैं डायरेक्टर साहब, वो कहना चाहते हैं कि बहुत हद तक ऐसा वो स्टोरी नरेट करना चाहते हैं कि यंग पीपल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर। वो ये मैसेजिंग देना चाहते हैं। और पहले के मैं बोलूंगा कि आधा घंटा यही स्टैब्लिश होता रहता है कि एक नॉर्मल इंसान और उसके आसपास के नॉर्मल इंसान कैसे हुक हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर इतना इंपॉर्टेंट है उनके लिए नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए। तो आज की जो यंग जनरेशन है वो आने वाली जनरेशन यानी फ्यूचर टेंस के अंदर जो उनके बच्चे आएंगे उनके लिए आज लड़ रही है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि आजकल के बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है या यंगस्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो क्रिस मैके शायद उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इंडिकेट हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर जो मेन फियर फैक्टर है वो कितना ज्यादा एस्टैब्लिश हो पाया। देखिए जो स्टार्टिंग में फियर फैक्टर था कि ऐसे एलियंस हो सकते हैं वो आए, लेकिन जिस तरीके से ये डिलीवर हुआ है वो दिल को नहीं छुआ है। तो आप ये नोट कर लो, हम इसके ऊपर दोबारा से रिविजिट करेंगे। अब चलते दोस्तों तीसरे फैक्टर के ऊपर कि यहाँ पर क्योंकि क्रीचर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रीचर से लड़ाई हो रही है, तो क्रीचर में डिफरेंशिएशन कुछ है कि नहीं है। दोस्तों मोटा मोटा बात यह है कि क्रीचर्स में कोई भी डिफरेंशिएशन मुझे तो नहीं नजर आया, क्योंकि ये थोड़े से स्मार्टर तरीके के डायनासोर हैं, थोड़े ज्यादा एजाइल हैं, तेज भाग सकते हैं, भूखे हैं क्योंकि वो इंसानों को खाना चाहते हैं। सिर्फ इंसानों को क्यों खाना चाहते हैं, बाकी कोई चीज इतना ज्यादा उनको टेस्टी नहीं लगती, ऐसा कुछ लगा, क्योंकि इंसान ही लगे हुए हैं उनको मारने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया इनिशियली कि बहुत ज्यादा चालाक है, मुझे ये चालाक नहीं नजर आए, बल्कि ये जैसे कहते हैं ना भेड़िए की तरह मुझे लगे इनकी नेचर के, बस भागो जहां इंसान दिखे टूट पड़ो। तो इनके अंदर मुझे स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं दिखी। और ऐसा ही मुझे अपने चौथे पॉइंट में भी लगा कि वॉर स्ट्रैटेजी जो यहाँ के सोल्जर्स हैं जो वहां गए उन्होंने डिस्कस जरूर करा ऑन द वे, बट उसके बाद उनकी वॉर स्ट्रैटेजी मेरे को तो कहीं दिखी नहीं। वहां पर इंडिविजुअल जज्बा जरूर दिखा थोड़ा थोड़ा कि वो वॉर लड़ना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टाइम ट्रैवल, पांचवें पॉइंट की। तो टाइम ट्रैवल का जो मुद्दा है दोस्तों, जिस तरीके से दिखाया गया, ये अज्यूम कर लिया कि फ्यूचर में एक टेक्नोलॉजी है जो कि टाइम ट्रैवल है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है मेरे हिसाब से। आप टाइम ट्रैवल को काफी ज्यादा ग्लोरीफाई कर सकते थे, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हो
सकते थे इसके अंदर, जैसे कि इंसेप्शन थी, तो कुछ कुछ आप ऐसा कर सकते थे जिसके अंदर आप टाइम ट्रैवल का थोड़ा झोल-झाल कर सकते थे, बट इसको बड़ा लीनियर रखा है कि भैया आज के टाइम में थे 2021 में 2051 में चले गए, वहां मार दौड़ के वापस आ गए, इस तरीके का कुछ रखा गया है। और कुछ लोग अगर वहां मर गए तो ऑब्वियसली 2021 में आ नहीं पाएंगे, बस यही थोड़ा सा फियर है। अब दोस्तों चलते हैं एक्टिंग की तरफ। एक्टिंग में दोस्तों पहले बात करते हैं क्रिस पैट की। तो क्रिस पैट जो भैया हैं वो आप ऐसे समझिए कि कभी भी ग्रेट एक्टर तो नहीं रहे हैं, हालांकि इनकी फैन फॉलोइंग गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और एवेंजर्स की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गई, और कुछ लोग इसे आर्ग्यू भी करेंगे, वो बोलेंगे नहीं हम आपसे एग्री नहीं करते, वो कितने अच्छे तरीके से बीच बीच में वो जोवियल लाइन्स मार देता है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि, और मेरा मानना ये है कि ये सारा जो आर्ट जिस तरीके से डिलीवर हुआ है, ये डिलीवर हो पाया है क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, नॉट बिकॉज कि क्रिस पैट बहुत बेहतरीन एक्टर है। ये मेरा पर्सनल मानना है, आपका कोई और ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी स्टिफ तरीके का एक्टर है, पूरा खुल के एक्टिंग नहीं करता है। और बाकी जो एक्टर्स हैं वो मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगे, जैसे जेके सिमन्स हैं जो उसके फादर बने, वो बहुत ही नेचुरल लगे और वो बहुत ही काफी सारी मूवीज में आ चुके हैं और काफी ज्यादा इंपैक्टफुल उनकी बॉडी लैंग्वेज लगी। वो अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से फियर भी दिखा पाए, डिटर्मिनेशन भी दिखा पाए और बच्चे के लिए प्यार भी दिखा पाए। सो दैट्स व्हाट द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट एक्टर इज। और सैम रिचर्डसन एज चार्ली, ये एक यहाँ पर एक ब्लैक एक्टर है, यहाँ पर काफी ज्यादा फनी आपको लगेंगे। तो जब कभी थोड़ी सीरियस ज्यादा बात हो जाती है तो जो फनी मोमेंट्स बीच बीच में चाहिए होते हैं, ये उसका रोल निभाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट टॉपिक के ऊपर, इवैल्यूएशन के ऊपर, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक साइ-फाई तरीके की मूवी है, तो हमें ये इवैल्यूएट करना भी जरूरी है कि आज के जमाने के हिसाब से वीएफएक्स कैसे हैं। तो वीएफएक्स मैं बोलूंगा ठीक ठाक है। तो ओवरऑल बेसिस पे मैं दोस्तों आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर ये मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई होती तो मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा चलती नहीं, मुश्किल से पैसे पूरे कर पाती। और मेरा मूवी शो भी स्कोर भी इसके लिए दोस्तों रहेगा बी, क्योंकि कुछ भी मैंने ऐसा नहीं देखा जो मैं पहले नहीं देख चुका था, चाहे वो वॉर स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो क्रीचर हो, चाहे वो टाइम ट्रैवल हो, एक्टिंग सो थी सारे जनों की। अगर मैं ओवरऑल बेसिस पे इवैल्यूएट करूं तो एज अ प्रोडक्ट द टुमारो वॉर इज एन ऑर्डिनरी अफेयर। तो अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, अगर स्किप भी कर दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई बहुत ग्रेट मूवी आपने मिस कर दिया है। तो सी यू अगेन वेरी वेरी सून, होपफुली विद अ बेटर रिव्यू अच्छी पिक्चर का। तब तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो फटाफट चेक कर लो दोस्तों। बाय बाय।